नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रेरक बातें कार्यक्रम में पिछले अंकों में हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 और भाग 2 का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज के अंक में हम ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के भाग 3 को आज देखेंगे और भाग 3 में शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकें और इन तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजनाओं के बारे में खुलकर बताया गया है। ध्यानाकर्षण के भाग 3 है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां, शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, परिप्रेक्ष्य एक ऐसी कक्षा जहां विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं, उसमें सामान्य रूप से शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी कक्षा में यदि शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें संदेह है कि वह बच्चों को मदद करने वाला हो। बच्चे इस प्रक्रिया में पहले कक्षा से और अंत में विद्यालय से भी पूरी तरह कट जाते हैं। वास्तव में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। आइए अब हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जिन्हें आधारभूत आकलन के पश्चात व बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को जानना और करना नितांत आवश्यक है। अधिगम स्तर संबंधित सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची और समय सारणी। यह है ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर, अवधि रहेगी 50 कार्य दिवस। इसमें 3 समूह बनाए जाएंगे, समूह ए, समूह बी और समूह सी। समूह बनाने की प्रक्रिया को हम पूर्व में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपने समूह में निर्धारित शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। शिक्षक गण अपने विषयों में बच्चों का निरंतर सतत रूप से आकलन करेंगे। जो बच्चे 50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं उन्हें आगामी समूह में प्रोन्नति दी जाएगी। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिकाधिक क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देंगे और प्राथमिक स्तर पर हमारा परिवेश और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय का शिक्षण संबंधित वादन में किया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना बनाई जाएगी। इसमें प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक, द्वितीय सप्ताह 8 से 15 दिन तक, तृतीय सप्ताह 16 से 23 दिन तक, चतुर्थ सप्ताह 24 से 31 दिन, पंचम सप्ताह 32 दिन से 39 दिन और षष्ठम सप्ताह में 40 से 47 दिन और अंतिम सप्ताह यानी सप्तम सप्ताह में 48 से 50 दिन तक। चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए विषयवार जितने दिन लगेंगे इसका विषय और दिवसवार विभाजन कर लिया जाएगा। इस तरह 50 दिनों की समय सारणी तैयार होगी। जिन लर्निंग आउटकम्स पर कार्य करना है उन पर आप अपनी शिक्षण योजनाएं बना लें। शिक्षण योजनाएं बनाते समय शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और साथ ही बैठक व्यवस्था में अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना और छोटे समूह में बैठाना, इन सब की पूर्व तैयारी कर लें। साथियों, कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी विषय वस्तु को समझ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सीखने की गति थोड़ी धीमी होती है। तुलनात्मक रूप से ये गति जो कम होती है, इससे बच्चे देर से सीख पाते हैं और उन्हें शिक्षक की विशेष सहायता की जरूरत होती है। यानी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अगर हम देखें तो ध्यानाकर्षण की इन बच्चों को ज्यादा आवश्यकता होती है। तो शिक्षक शिक्षण तकनीक में बदलाव करते हुए ऐसे बच्चों को विषय वस्तु स्पष्ट कर सकते हैं। आइए कुछ प्रभावी शिक्षण तकनीकों के बारे में विचार करते हैं जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में विस्तृत रूप से दी गई हैं। और अगर हम इन तकनीकों को अपनी कक्षा में अपनाते हैं तो निश्चित रूप पर अपनी कक्षा में सीखने की जो गति है उसको हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स का चयन करना यानी लक्ष्य निर्धारण, कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकियों का चयन करना, शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण अभ्यास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात भी शिक्षक गण नियमित रूप से दैनिक कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण शिविर के अनुरूप उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान देने का कार्य जारी रखेंगे। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां, इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स।
अब तक की चर्चा से स्पष्ट है कि हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। यहाँ पे एक साइकिल चक्र दिखाया गया है। इसमें प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, उसके बाद अभ्यास यानी प्रैक्टिस, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं अभ्यास करने के अवसर, फिर आकलन यानी असेसमेंट, फिर नियोजन यानी प्लानिंग। और इसी में आकलन से ध्यानाकर्षण और संवर्धन यानी एनरिचमेंट भी जुड़े हुए हैं। इस तरह ये शिक्षण अधिगम चक्र पूरा होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें कक्षा शिक्षण आकलन यानी असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास टीचिंग है, जिसके दो पार्ट हैं, संवर्धन क्रियाएं यानी एनरिचमेंट और दूसरा ध्यानाकर्षण तकनीकियां अर्थात कंसंट्रेटिंग नीडी चिल्ड्रन। पहला फास्ट लर्निंग पेस है जबकि दूसरा स्लो लर्निंग पेस होता है। ध्यानाकर्षण शिक्षण तकनीकियां, टीचिंग टेक्निक्स, प्रभावी शिक्षण तकनीक यानी तरीकों की तालिका, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेश संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की प्रेरक बातें कार्यक्रम में हम हर अंक में एक्सपर्ट व्यू सेक्शन के दौरान किसी जनपद के एसआरजी से विचार विमर्श करते हैं। तो शिक्षक हस्तपुस्तिका ध्यानाकर्षण के बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनपद मेरठ से एसआरजी श्रीमती नीलम पंकज जी जुड़ी हैं, जिनके साथ हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और श्रीमती नीलम पंकज जी से तुरंत बाद हम देखेंगे टीचर्स टॉक सेक्शन में शामली जनपद के कांधला विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय किवाना नंबर 2 के प्रधानाध्यापक श्री अजय तोमर जी की विचार। तो आइए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर इन शिक्षाविदों के विचारों को जानते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। You're most welcome on your basic education channel. Okay, thank you, sir. Yeah, Neelamji, today we are talking about the Dhyanakarshana module, which is based on remedial teaching. In this module, we have many teaching techniques and strategies for effective learning. So, ma'am, please tell us what is the importance of Dhyanakarshana module? Okay. Yes. First of all, it is a very relevant module that has been drafted for the teachers. Okay. And just if we see that there are 4 and 5 key points in this module regarding this. Yes, and ma'am. as you have just told that what strategies and techniques and what tools a teacher should use regarding the teaching, so that he or she can be a very effective teacher among her students. Yes, So first of all, I would like to tell you about the teaching learning process. Yes, ma'am. Actually, we just focus on the teaching learning process because education and teaching is the parallel lines, and a student and a teacher every time go parallel. Both of involvement have been very emphatic regarding learning outcome. So we can say that first of all we must design that what type of teaching learning cycle we would like to introduce in the classroom. If you just want to say a teacher should accept what type of techniques, because there are different mental level students in the classroom. Yes, ma'am, this is the most important point. And what do you think about, according to Dhyanakarshana module, what should teachers prepare before teaching? Yes. In this process, we must always focus on the introduction. Yes. Introduction, it means, first of all, you must have to categorize the student. Okay. So that you can design the remedial class or enrichment classes. Means, first of all, before entering the classroom, a teacher should have the proper knowledge about the students of that classroom. Yes, ma'am. As we all know that there are 2 types of learning pace, and the fast learner students are there, Yes, the ma'am. slow learner students are there. But sometimes a teacher never focus on the hyperactive students. Okay. Must always focus that these hyperactive children can be the distractor of the class if they don't have the proper focus from the teacher. Neelamji, what are differences between normal class teaching and learning outcomes based or activity based teaching? Okay. We can say that in the normal teaching, a teacher most of the time never plan his teaching session. Yes, ma'am. Before planning, it is very ridiculous to go into the classroom.
Yes, ma'am. So first of all, if we want to make our teaching technique effective, first of all, there should be the categorization, then there should be introduction of the teachers, then you must decide the strategies. So first of all, a teacher should design which type of topic he is going to imply in the classroom and which type of strategy he has to be accepted to build up the learning outcome regarding the students. Yes, ma'am. And how can we make this process more effective? Yeah. Activity-based and learning outcome-based. After designing the strategies, how should he practice this strategy into the classroom? This is the very second important key for this process. And after practicing, a teacher should be even very emphatic regarding the approach of this strategy, because he has to assess the children as well as by observation method or as well as by examination pattern. So there are three types of step I have told you, that first of all a teacher should believe in introduction, then it should design the strategy and keep them practiced in the classroom. Yes, ma'am. And during this practice, a teacher should always try to assess the children. अब आपकी बात आती है, now you have just said कि what should our teacher do and how can we classify the student and what strategy we have to implement. After assessment, we can categorize the student in three categories. One is the student who is not getting the optimum level of learning outcome. Second category is the students that are nearby that learning outcome or acquired perfectly. Okay. And third category is the hyperactive children on whom we can implement more and more experiments so that they can be very innovative. Yes, ma'am. Exactly. So, Ma'am, yes, in you can- Gynecology module, there are 18 teaching techniques. Yes. So, ma'am, please tell us something about the teaching techniques in short. Okay. In 18 teaching techniques, if we just see that there is a proper planning for this. Before a teacher enter in the classroom, what should he do? First of all, introduction, then conversation among the student, then asking question, then making a proper atmosphere by innovative ideas or activity-based teaching. And after that, should be a peer learning, group making, project work, and just to interact them with their environmental questions. Yes, yes, yes. It is a basic need that our children can be trusted to take whatever the teacher is going to impart to them. Okay. So, about the 18 teaching techniques, we can also say that feedback is a very good key point that a teacher should always use in the classroom. Exactly. Because as we know, regarding the Bloom taxonomy, if we just give the positive feedback Yes. and negative feedback, both have advantages and disadvantages too. There are some tips for teachers, do's and do nots. What are these? Yeah. Actually, these do's and don'ts are based on the 18 teaching techniques and group matrix also. Yes. Before going to the teacher before enter the classroom, he has to always try to have the feedback. As I told you, the introduction of teaching cycle. So a teacher should do a proper asset work of his classroom. He should have the proper table according to the learning level, according to the category of the student, according to the management, and according to the facilities, of course, that are given by the school or government. Very good, ma'am. Neelamji, today's teaching scenario, we see all emphasis on CCE, that is child-centered education, or we can say continuous and comprehensive assessment. What do you want to say about CCE for our respectful teachers? Yeah. Actually, if we just see the very old time, we have the ashram paddhati, ashram system for the teaching, and after that when Lord Macaulay entered, the teaching system was converted into the factory system because they don't need the leaders. Yes. They needed only the workers from our country. Yes. So we can see that the education was going on the mechanism system. It was just like a machine. And after that, so many changes were felt that our education or a teaching should be centered according to the requirement of the children. Yes. Because we have to make their holistic development. Holistic development was considered very wide aspect that it should be cultivated among the students. These streams
these aspects, these domains we have to, as we just go about, that there are three main domains: cognitive, affective, and psychomotor. So yes. the whole cycle was dependent upon these three domains, and we have to just focus that CCE. Yes, ma'am. We should always try that our teacher must be very attentive to bring out the potential of the student. As you know, we have the two types of quality: inborn quality and the practiced quality. Yes, ma'am. A teacher should be Overall able- development of a student. Yeah. Yes. So a teacher should always try whatever hidden in the children and what we can build up and bring front to us. It should be decided like that. All around development, holistic development is the baseline of a child-centered pedagogy, and the CCE pattern we must always use, because until we assess anything, we can't make a proper strategy, we can't improve and can't get our goal. Okay, ma'am. Okay, Nilamji, this was very nice talk to you for Experts View section on BEO channel. And this is very Thank you. thankful to you. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thanks a lot. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखना होगा। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें करना है, तो कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। ध्यानाकर्षण भाग 3 कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी। इसमें कुल 6 पॉइंट है, जिसमें से आज पॉइंट नंबर 4 क्या करें क्या ना करें पर चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ बातें हैं जिनका हमें हर परिस्थिति में ध्यान रखना होता है। कक्षा में कुछ बातें हैं जिन्हें हम हमेशा अपनाते हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। पहले आते हैं कि हमें करना क्या है। कक्षा में केंद्रीय भूमिका में शिक्षक न होकर बच्चे हों। कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% लगभग 30 मिनट होनी चाहिए। कक्षा में हमेशा समय पर जाए, निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाएं। इससे बच्चों को समय की महत्ता का ज्ञान होगा। कक्षा में बच्चे इस प्रकार से बैठाएं कि आपकी नज़र सभी पर रहे। इसके लिए गोलाकार, अर्धचंद्राकार, छोटे समूह जैसा भी आपको उचित लगे आप बैठा सकते हैं। अपनी तैयारी पहले से ही करके आए। सभी आवश्यक सामग्री पूर्व से ही व्यवस्थित कर लें। शिक्षण रुचिकर बनाने के लिए किसी कहानी या खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करें। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जरूर करें, जिससे वह मात्र दिखावे की चीज़ न हो, बल्कि बच्चे इससे जुड़े। विषय व प्रकरण के आधार पर ही तकनीकी या पढ़ाने के तरीकों का चुनाव करें। हर विषय के लिए कुछ नया करें, जैसे कहानी, नाटक आदि। कक्षा का माहौल सहज व सरल हो, जिससे बच्चे आसानी से विषय वस्तु से जुड़ सके। प्रोत्साहन आत्मविश्वास बढ़ाने में सबसे उपयोगी होता है, इसलिए बच्चों का प्रोत्साहन समय समय पर करते रहें। बच्चों की बातों को जरूर सुनें, इससे उन्हें लगेगा कि आप उनको भी महत्व दे रहे हैं, जिससे वो भी ध्यान लगाकर सुना करेंगे। कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों का प्रतिभाग अवश्य हो। खासतौर से बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से प्रतिभाग कराएं, इससे समानता बनी रहेगी। भाषा सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए, इसलिए बच्चों को अपनी भाषा के साथ साथ उनकी भाषा में भी ज़रूर पढ़ाएं। बच्चा गलती तो करता ही है, बच्चे क्या बड़े भी गलती करते हैं, इसलिए उनकी गलती उन्हें ऐसे बताएं कि वे हताश न होकर अपनी गलती का कारण समझे और इसे दूर करने का प्रयास करें। भाषा कोमल एवं स्नेहपूर्ण हो। समूह में कार्य करते समय उनके बीच जरूर जाएं, जिससे उन्हें महसूस हो कि आप उन्हें देख रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, उन्हें लगे कि आप उनके सहयोगी हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूर करें, जिससे आपको पता लगे कि आपके उद्देश्य पूर्ण हुए या नहीं। शिक्षण पूर्ण होने पर प्रमुख बिंदुओं को पुनः दोहराएं, जिससे संपूर्ण विषय का ज्ञान दोबारा हो जाए। बच्चों के कार्यों को चेक जरूर करें, आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी करें। गलतियों पर सकारात्मक चर्चा करें। उन्हें अभ्यास के लिए कार्य जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट जरूर दें। अब क्या न करें। अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछे तो उन्हें हतोत्साहित ना करें। बच्चों में डर का माहौल बिल्कुल न बनाएं। अपना व्यवहार बच्चों को कक्षा की प्रक्रियाओं से जोड़ने वाला रखें। बच्चों में भेदभाव कभी ना करें, उन्हें अपमानित कभी ना करें। बच्चों से गलत शब्दों का प्रयोग या गलत व्यवहार न करें। आपका कोई भी कार्य या व्यवहार शिक्षण गरिमा को ठेस न पहुंचाए। शिक्षण तकनीक 1, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, रिसोर्स रिच क्लासरूम।
कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। शिक्षण तकनीक 2, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड सीटिंग प्लान। शिक्षण तकनीक 3, रोचक प्रस्तावना, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन सेट इंडक्शन। शिक्षण तकनीक 4, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ TLM। शिक्षण तकनीक 5, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग, यूज ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज, इनोवेशंस, गेम्स, रोल प्ले एंड स्टोरीज। शिक्षण तकनीक 6, प्रश्न पूछना, इंक्वायरी। शिक्षण तकनीक 7, सीखने के लिए बातचीत, टॉक फॉर लर्निंग। शिक्षण तकनीक 8, बच्चों के लिए कार्यपत्रों का उपयोग, यूज ऑफ वर्कशीट। इसके अलावा शिक्षण तकनीक 9, सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। शिक्षण तकनीक 10, समूह कार्य, ग्रुप वर्क। शिक्षण तकनीक 11, जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। शिक्षण तकनीक 12, परिवेश से संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। शिक्षण तकनीक 13, अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। शिक्षण तकनीक 14, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, स्पाइरलिंग। शिक्षण तकनीक 15, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। शिक्षण तकनीकी 16, शैक्षिक भ्रमण, एक्सकर्सन। शिक्षण तकनीक 17, सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और शिक्षण तकनीकी 18, प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। तो साथियों, आज की प्रेरक बातें कार्यक्रम में बस इतना ही। अब तक हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 से लेकर 3 तक इन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगले अंक में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के ही भाग 4 को विशेष रूप से लेंगे, जिसमें कि एक विशेष परिशिष्ट है और इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बेसिक एजुकेशन चैनल पर इससे पहले हम प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका विषयों पर विस्तार से बात कर चुके हैं। और अगले अंकों में हम आधारशिला और शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिकाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि आप प्रेरक बातें कार्यक्रम की हर कड़ी से कुछ न कुछ जानकारी अवश्य हासिल करते होंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके अमूल्य सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं BEO बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन एंड एजुकेशनल चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।